हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार दोबारा। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या इसकी etiology होती है और क्या इसका अपन मैनेजमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आइए अपन सिस्टमेटिकली देखते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक टाइप की प्रेगनेंसी है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है उसका इम्प्लांटेशन उसकी नॉर्मल साइट से ना होकर कहीं और अगर वो इम्प्लांट होता है यूट्राइन कैविटी या फिर अदर देन यूट्राइन कैविटी, तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज it is the condition in which fertilized ovum is implanted other than its नॉर्मल साइट। अगर नॉर्मल साइट की बात करें तो नॉर्मल साइट क्या होती है इम्प्लांटेशन के लिए, वो होती है फंडस। फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस इज द नॉर्मल साइट फॉर इम्प्लांटेशन। और अगर फंडस की भी बात की जाए तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, फंडो एंटीरियर एंड फंडो पोस्टीरियर। फंडो पोस्टीरियर इज मोस्ट कॉमन इन फंडस। अगर अपन इसकी बात करें तो कि इसका इंसिडेंस कितना होता है, इंसिडेंस की बात करें तो 1 आउट ऑफ 300 प्रेगनेंसी, यानी कि 300 नॉर्मल प्रेगनेंसीज के अंदर एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके टाइप्स पर। टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको दो टाइप में अपने डिवाइड किया है। पहला बात करें तो एक्स्ट्रा यूटेराइन, जो कि कितने परसेंट तक हो सकता है, 98% तक हो सकता है। दूसरी अगर बात की जाए तो इंट्रा यूटेराइन, ये लीस्ट कॉमन होता है, यानी कि 2% तक होता है। अब अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा यूटेराइन और इंट्रा यूटेराइन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, आओ देखते हैं उसके बाद। अब अपन बात करें तो एक्स्ट्रा यूटेराइन लेते हैं पहले अपन कि एक्स्ट्रा यूटेराइन किस किस टाइप में हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी अगर बात की जाए तो ये भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल, यानी कि बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवम होता है उसका इम्प्लांटेशन, यानी कि जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। सेकेंड वन इज ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो जाइगोट होता है वो एक्टोपिकली कहां पे भी इम्प्लांट हो सकता है, ओवेरियन, यानी कि ओवरीज के अंदर भी इम्प्लांट हो सकता है, तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को क्या बोलेंगे, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड थर्ड वन इज ट्यूबल। ट्यूबल की बात करें तो ये भी एक्स्ट्रा यूटेराइन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, ट्यूबल। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अकर होता है कहां पे, एम्पुला में। एम्पुला किसका पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है। और जहां पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है वहीं पे मोस्ट कॉमनली इसके इम्प्लांट होने के चांसेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन अगर बात की जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट की बात की जाए तो वो होता है एम्पुला, और अगर उसमें भी बात की जाए तो ट्यूबल
जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर जो एम्पुला पार्ट होता है वहां पे सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होता है। सेकेंड वन अगर बात की जाए तो दूसरी होती है इंट्रायूटेराइन। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है? इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है। एक तो होती है कॉर्नुअल। कॉर्नुआ वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो यूट्रस से आके कनेक्ट होती है। अपन एक छोटे से डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये एक नॉर्मल जो यूट्रस होता है उसके अंदर ये जो जहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब ये होती है, ये किससे? यूट्रस से आके कनेक्ट हो रही है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर्नुआ। तो अगर यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है जो जाइगोट होता है, अगर यहाँ पे इम्प्लांट होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग बात की जाए, अगर इम्प्लांटेशन यहाँ पे ना होके अगर सर्विक्स के अंदर हो रहा है, ये क्या है? सर्विक्स। अगर यहां पे इम्प्लांट हो रहा है जाइगोट तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर अपन बात की जाए तो एक्स्ट्रा यूटेराइन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है मोस्ट कॉमन कितने परसेंट तक हो सकती है? 98% चांसेस इसी के होता है। और इसमें भी अगर मोस्टली बात की जाए तो किसकी? ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। ट्यूबल के अंदर भी एम्पुला पार्ट में सबसे मोस्ट कॉमन साइट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, सो मोस्ट कॉमन साइट इज फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो। अगर बात की जाए इंट्रायूटेराइन की, इंट्रायूटेराइन के अंदर दो टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक तो कॉर्नुअल, जिसके अंदर का कॉर्नुआ जो पार्ट होता है उसके अंदर इम्प्लांट हो सकता है। एक होती है सर्वाइकल, जिसके अंदर क्या होता है? सर्विक्स के अंदर इम्प्लांट हो सकता है। कॉर्नुआ के बारे में अगर अपन एक स्पेसिफिक बात करें तो ये होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो कॉन्ट्रैक्शंस जो जनरेट होते हैं ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में, वो कॉर्नुआ से ही जनरेट होते हैं। सो द कॉर्नुआ इज ऑल्सो पेसमेकर ऑफ यूट्रस। जो कॉर्नुआ है वो पेसमेकर होता है किसका? यूट्रस का, क्योंकि यही से इंपल्सेस जनरेट होते हैं जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करवाती है। अब अगर अपन बात करेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, सो द नेक्स्ट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी वैसे तो कोई डायरेक्टली नॉन इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन कुछ एक रिस्क फैक्टर है लाइक एस। पहले अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो होता है PID, pelvic inflammatory disease। अगर pelvic inflammatory diseases की बात की जाए तो इसके अंदर चार टाइप की इन्फ्लामेशंस होता है। फर्स्ट वन इज ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस की बात की जाए तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। सेकेंडली इज साल्फिंजाइटिस। साल्फिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ fallopian tube। थर्ड वन इज metritis। metritis is the inflammation of uterus। and fourth one is cervicitis। cervicitis मतलब inflammation of cervix। अगर ये चार टाइप की इन्फ्लामेशन यानी कि pelvic inflammatory disease अगर किसी फीमेल को है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन चांसेस होता है किसके? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। बहुत हायर चांसेस में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। सेकेंड अगर अपन बात की जाए तो इसके अंदर होती है IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, लाइक
कॉपर टी, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होती है। अगर किसी आईयूडीज को यूज किया हुआ है तो उस फीमेल के अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस कुछ एक्स्ट्रा ही होते हैं। थर्ड वन इज ट्यूबल एडिशन। ट्यूबल एडिशन में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर सिलियरी मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से जो जाइगोट बनता है वो प्रॉपर यूटेरस कैविटी तक नहीं पहुंच पाता है, जिस केस के अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। फोर्थ वन अगर हम बात करें तो यूज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, जैसे कि जिफ्ट एंड गिफ्ट। इनकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या करते हैं कि जाइगोट यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है उसको डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, जो कि वहां से बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए नॉर्मल बर्थ को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए गैमीट, इसके अंदर क्या करते हैं कि लाइक नॉन मोटाइल अगर स्पर्म है या फिर नॉन मोटाइल ओवम है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो गैमीट होते हैं उनको कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में एक साथ ट्रांसफर किया जाता है। वहां पे नॉर्मल एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो होती है और उसके थ्रू एक नॉर्मल इम्प्लांटेशन या नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव। नेक्स्ट वन इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल की कोई हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर, अगर वो दोबारा से कंसीव कर रही है प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी भी क्या हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा एडवांस एज प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल ऐसी है जो ग्रेटर देन 35 इयर्स के बाद में अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उस केस के अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत हायर होते हैं। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं तो क्लासिकल फीचर्स यानी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो ट्राइड सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन, सेकेंड वन इज एमनोरिया एंड थर्ड वन इज वेजाइनल ब्लीडिंग। ये तीन क्लासिकल फीचर्स होते हैं किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। कौन कौन से, एब्डोमिनल पेन, एमनोरिया एंड वेजाइनल ब्लीडिंग्स। अगर बात की जाए एब्डोमिनल पेन की, हम अगर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो एब्डोमिनल पेन क्यों होता है कि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और लाइक ओवरीज में है या फिर फैलोपियन ट्यूब में, अगर यहां पे प्रेगनेंसी होती है तो वो क्या करती है कि जो जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ जाइगोट, जाइगोट का साइज बढ़ने से क्या होता है, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है। जब तक ये ऑर्गन्स यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओवरीज हैं उस प्रेशर को झेल सकती हैं तब तक तो प्रेगनेंसी मेंटेन रह सकती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी साइज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, रप्चर होता है। जो भी फैलोपियन ट्यूब के या फिर ओवरीज के जो भी टिश्यूज होते हैं अगर उनमें रप्चर क्रिएट होता है तो वो पेन क्रिएट करता है।
ये जो पेन होता है ये रेडिएटिंग होता है किसको, शोल्डर्स को। क्यों रेडिएट होता है, क्योंकि ये जो जब रप्चर होती है प्रेगनेंसी, जो भी जाइगोट होता है वो रप्चर होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि फ्रेनिमेन की डायफ्राम में इरिटेशन होता है, और डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई होती है, फ्रेनिक नर्व, जिसकी वजह से वो शोल्डर्स के अंदर रेडिएट होते हैं। तो अगर एब्डोमिनल पेन की बात की जाए तो उसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो जो ऑर्गन्स होता है ना प्रेशर इंक्रीज होता है, और एक फिक्स टाइम के बाद में, ये अप्रोक्सीमेट 6 to 8 वीक्स के बाद में एक रप्चर होता है जिसकी वजह से पेन क्रिएट होता है, और वो पेन शोल्डर टिप्स तक रेडिएट होता है ड्यू टू फ्रेनिक इरिटेशन। बात की जाए एमनोरिया, जब तक की प्रेगनेंसी है 6 to 8 वीक्स वो एमनोरिया रह सकता है, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर एमनोरिया नहीं रहता, उनके अंदर रेगुलर मेंसेस आते रहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी कहाँ नहीं है, यूटेराइन कैविटी में नहीं है, तो एंडोमेट्रियम से इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उन फीमेल्स के अंदर एमनोरिया रह भी सकता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, और एमनोरिया नॉर्मल मेंसेस भी आ सकता है। ये कितने परसेंट फीमेल्स में, ये 60% फीमेल्स के अंदर एमनोरिया रहता है, बाकी में नॉर्मल मेंसेस भी आ सकता है। बात की जाए वेजाइनल ब्लीडिंग की, तो वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होगा, ड्यू टू रप्चर। अगर ऑर्गन्स जो है वो रप्चर होंगे तो उस केस में क्या होगी, वहां से ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होगी। तो ये थे ट्राइड सिम्टम्स के बारे में। अब इसके कुछ अलग सिम्टम्स और हैं, उनके बारे में अपन क्लासिकल फीचर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब अगर बात की जाए तो एक साइन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका नाम होता है कुलेन साइन। कुलेन साइन क्या होता है कि ये होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बिलिकस। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से जो अपनी अम्बिलिकस जो होती है उसके चारों तरफ एक ब्लूइश डिस्कलरेशन अपने को देखने को मिलता है, उस साइन को क्या बोलते हैं, कुलेन साइन। अगर कुलेन साइन की बात आती है तो अपन एक जगह और देखने को मिलता है, ये होता है पैनक्रेटाइटिस में। पैनक्रेटाइटिस में कुलेन साइन के आने का कुछ और रीजन होता है। पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है कि सडनली जो कैल्शियम होता है वो डिक्रीज होता है। अगर कैल्शियम डिक्रीज होता है तो कैल्शियम एज ए क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो अपने को वापस से कुलेन साइन जो है वो देखने को मिलता है। तो कुलेन साइन अपने को दो जगह देखने को मिलता है, एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर और सेकंड वन इज पैनक्रेटाइटिस। दोनों जगह रीजन कुछ अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग्स की वजह से जो डिस्कलरेशन होता है उसी की वजह से जो साइन आता है उसको कुलेन साइन अपन बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो यूनिलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूनिलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की बात की जाए तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर जैसे प्रेगनेंसी राइट साइड की कोर्नुआ में हुआ है, या फिर राइट साइड की ओवरी में हुआ है, या फिर राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, और वहां पे अगर वो जाइगोट मल्टीप्लाई होते होते अगर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फीटस बनाता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यूनिलैटरल क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है एब्डोमेन का, यानी कि एब्डोमेन। तो अगर यूनिलैटरल एनलार्जमेंट हो रहा है एब्डोमेन का तो उसके तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। डिक्रीज लेवल ऑफ HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है 3 मंथ तक।
क्यों मेंटेन करता है कि जो HCG होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी थी उसको मेंटेन करता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अगर HCG का लेवल कम होगा तो वो भी एक अबॉर्शन क्रिएट कर सकता है। अगर HCG का लेवल कम है तो ये प्रेगनेंसी बहुत ड्यूरेबल नहीं होगी और अबॉर्ट होने के चांसेस हायर होते हैं। वैसे नॉर्मल अगर HCG का लेवल देखा जाए तो वो होता है 38 to 45 नैनोग्राम, लेकिन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बात करी जाए तो 38 से भी क्या होता है, बिलो होता है HCG का लेवल। अब अगर बात की जाए तो क्या होता है, शॉक क्रिएट हो सकता है, शॉक की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। शॉक क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही रप्चर होगी प्रेगनेंसी, रप्चर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग या हेमरेज। इस हेमरेज की वजह से क्या कंडीशन जनरेट होगी, शॉक। और ये शॉक कैसा होगा, हाइपोवोल्यूमिक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से साइन अपने को देखने को मिलते हैं, राइट, वीक पल्स, रैपिड पल्स एंड कूल और कामी स्किन। क्योंकि हाइपोवोल्यूमिया हो रहा है उसकी वजह से वीक या थ्रेडी पल्स अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा रैपिड पल्स, जो हार्ट है वो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए रैपिडली क्या करेगा, बीट करेगा, जिसकी वजह से अपने को रैपिड पल्स देखने को मिलेगी। और हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन है तो कूल और कामी स्किन अपने को देखने को मिल सकती है। एब्डोमिनल पेन की बात की थी अपन ने, तो ये किस टाइप का पेन होता है, ये होता है शार्प कोलिकी। यानी कि नाइफ कटिंग लाइक पेन। इससे भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि शार्प कोलिकी पेन किसके अंदर देखने को मिल सकता है, तो आंसर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने की वजह से क्या होता है, शार्प कोलिकी पेन अपने को देखने को मिल सकता है। ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। टू टाइप के डायग्नोसिस के अंदर किए जाते हैं, एक तो लेप्रोटोमी और एक होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोटोमी में क्या करता है, एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन पे एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है और उसके थ्रू अपन डायरेक्टली विजुअलाइज करके अपन देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी है वो कहाँ ठहरी है, यानी कि इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है। बात की जाए लेप्रोस्कोपी की, लेप्रोस्कोपी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आजकल एक काफी इजी प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या होता है, लेप्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक स्मॉल होल के थ्रू स्मॉल इंसिजन देके और लेप्रोस्कोप को एंटर करवाया जाता है किसके अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है। ये काफी अच्छा एक प्रोसीजर होता है और इसके अंदर जो रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है, यानी कि हॉस्पिटल स्टेइंग भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट अपन अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो वो होता है कार्डोसेंटेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो कर्ली सैक होता है, ये कहाँ होता है, ये एक जो एनस और वेजाइना के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं कर्ली सैक। यहां पे क्या होता है, एक नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर प्रेगनेंसी एब्डोमिनल है या फिर ओवेरियन है और वो रप्चर होती है तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। वो ब्लीडिंग
कर्ली सैक के अंदर आकर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। अपन क्या करते हैं, एक निडल के थ्रू जो कर्ली सैक होता है यहाँ से ये फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं अगर प्रेजेंस ऑफ ब्लड है दो, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो ये था कर्लोसेंटेसिस, ये थे डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन अगर अपन बात की जाए इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, दो टाइप के मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर ड्रग यूज करता है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या होती है, एक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी होती है ये। इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग डिक्रीज कर देती है किसको, सेल डिवीजन को। अब अगर सेल डिवीजन रुक जाता है किसके अंदर, जायगोट के अंदर, जायगोट के अंदर अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उससे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। सो मीथोट्रेक्सेट यूज की जाती है और ये एक अल्टरनेट डे पे यूज करती है, करते हैं लाइक 1 फिर 3 5 एंड 7, इस तरीके से ये यूज की जाती है मीथोट्रेक्सेट, जो कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन होता है उसकी ग्रोथ को कम कर देती है और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी काफी डिक्रीज कर देती है, या फिर उसकी ग्रोथ वहीं पे रोक देती है जिससे प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी दो टाइप से होता है, एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को उसकी रिप्रोडक्टिविटी जो होती है उसको मेंटेन करके रखना होता है। लाइक किसी को अभी तक कोई भी ये फर्स्ट ही प्रेगनेंसी थी जो कि एक्टोपिक अगर हो गई तो उस केस के अंदर अपने को उसकी रिप्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसके अंदर अपन कंजर्वेटिव सर्जरी यूज करते हैं, लाइक लीनियर साल्फिंजेक्टोमी और दूसरी होती है साल्फिंजेक्टोमी। अगर बात करते हैं साल्फिंजेक्टोमी की तो डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे। मान लिया किसी फीमेल को जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो हो रही है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस केस के अंदर क्या करते हैं, लीनियर जो साल्फिंजेक्टोमी होती है उसके अंदर एक लीनियर कट लगाया जाता है और फिर वहां से उसको जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको रिमूव करके और छोड़ दिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि बिल्कुल लेस जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, एक लीनियर कट के थ्रू अपना जो मैनेजमेंट है वो भी हो गया और बहुत बड़ा कोई इंसिजन भी नहीं लगा जो कि हील होने में जैसे कि उसको टाइम लगे। तो यहाँ पे दो टाइप की हीलिंग्स अपने को यूज में होती है, एक तो होती है प्राइमरी हीलिंग जो कि कहाँ यूज होती है, लीनियर साल्फिंजेक्टोमी में। इसमें क्या होता है कि जो लेसिरेशन या फिर जो एजेस होते हैं वो बहुत नियर बाई होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो हीलिंग प्रोसेस जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होती है उसी के थ्रू वापस से हील हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सूचरिंग की यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, यानी कि जो लेसिरेशन जो कट होता है या फिर जो एजेस होता है वो काफी नियर बाई होता है जो कि ऑटोमेटिकली वापस से एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हील हो जाते हैं। वहां पे किसी भी सूचरिंग की अपने को जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो ये तो क्या हो गया, प्राइमरी हीलिंग इंटेंशन। अब अगर अपन बात करते हैं साल्फिंजेक्टोमी की, साल्फिंजेक्टोमी में क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लार्ज है या फिर लीनियर साल्फिंजेक्टोमी पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक मेजर कट लगाया जाता है और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको एक्सपेल आउट या फिर रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग होती है वो सेकेंडरी इंटेंशन होती है। सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग की बात की जाए तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ एक लीनियर कट जो कि उसके अंदर एजेस काफी पास में थे। अगर बात की जाए साल्फिंजेक्टोमी में तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक मेजर कट अपने को लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये एजेस या फिर जो लेसिरेशन जो होता है वो काफी दूर दूर होता है। तो यहाँ पे अपने को सुचरिंग की नीड होती है। जहां पे सुचरिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग। और ये कहाँ यूज हो रही है, साल्फिंजेक्टोमी में। और लीनियर साल्फिंजेक्टोमी में क्या यूज हो रहा है, प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, जहां पे अपने को सुचरिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होती है उसके थ्रू ही वो मैनेज होता है। यानी कि उसके अंदर कोई सी स्पेशल मैनेजमेंट की या फिर सुचरिंग की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग होती है साल्फिंजेक्टोमी में अपन यूज लेते हैं, उसके अंदर सुचरिंग करना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसके जो एजेस या फिर जो लेसिरेशन होते हैं वो फार होते हैं और वो एक इजी या फिर नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हील नहीं हो सकते, तो अपने को सुचरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये दो टाइप थे किसके, हीलिंग इंटेंशंस के। ये तो हो गई कंजर्वेटिव सर्जरीज की बात। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव सर्जरीज की। इसके अंदर क्या होता है, या तो साल्फिंजेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर उस फीमेल को फर्दर प्रेगनेंसीज की नीड नहीं है तो उसके अंदर अपन जो प्रेगनेंसी हुई है फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, तो ब्लीडिंग बाई लेजर। जो लेजर होता है उसके थ्रू लेजर रेज जो है वो एक पर्टिकुलर जो ब्लीडिंग जो आर्टरीज होती है या फिर वेन्स होती हैं, ब्लीडिंग साइट्स होती है, वहां पे एक लेजर लाइट के थ्रू या फिर लेजर बीम के थ्रू उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लंट कर दिया जाता है। और जब वो ब्लंट कर दिए जाएंगे तो वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। ये थे नॉन कंजर्वेटिव सर्जरीज के टाइप।